11 सितंबर 2001 के हमलों ने अमेरिका के वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ युद्ध को तेजी से भड़का दिया। इस नए संघर्ष का मुख्य उद्देश्य 11 सितंबर हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को ढूंढना और नष्ट करना था, जो अमेरिका के मुताबिक अफगानिस्तान में छिपे थे। वर्षों में अफगानिस्तान ने उग्रवादी आंदोलन तालिबान के उदय को देखा, जिसने अल कायदा की सहायता से देश पर कब्जा किया था। 2001 में अमेरिका ने तालिबान विरोधी जनजाति नेताओं की मदद से शासन को उखाड़ फेंकने की कोशिश की, जिसका सबसे बड़ा लक्ष्य कंधार शहर था। वॉर्स ऑफ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। 9/11 से पहले के दशकों में अफगानिस्तान युद्ध और गरीबी से तबाह हो गया था। देश गरीब था, लेकिन 1970 के अंत में सोवियत संघ के आक्रमण के बाद स्थिति और खराब हो गई। 1979 और 1979 के बीच सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उन्हें अफगान मुजाहिदीन और इस्लामी आतंकवादी समूहों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जो इस आक्रमण से नाराज थे और चाहते थे कि देश इस्लामी सिद्धांतों पर चले। इन विद्रोही बलों को पाकिस्तान, अमेरिका, यूके, ईरान और चीन जैसे देशों ने हथियार मुहैया कराए और प्रशिक्षित भी किया, लेकिन उनकी अंतिम जीत के बावजूद नुकसान हो चुका था। अफगानिस्तान अराजकता में छोड़ दिया गया, जिससे पहले के आर्थिक और राजनीतिक ढांचे ध्वस्त हो गए। अराजकता में जोड़ते हुए 9 साल के संघर्ष ने 3 मिलियन नागरिकों की मौत का कारण बना और 3 मिलियन नागरिक घायल हुए। साथ ही 5 मिलियन से अधिक लोग बेघर हो गए। सोवियत प्रस्थान के बाद अफगानिस्तान के 5वें राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह अहमदजई सत्ता में रहे, लेकिन अप्रैल 1990 में इस्तीफा दे दिया, जब मुजाहिदीन विद्रोहियों ने काबुल पर कब्जा कर लिया। 1996 में उनकी हत्या कर दी गई। अगले कुछ वर्षों में अफगानिस्तान अराजकता में फंस गया। सोवियत अफगानिस्तान युद्ध से बंदूकें, ड्रग्स और आतंकवाद का जन्म हुआ। मुजाहिदीन ने सरकार और राष्ट्रपति की पूर्व राजनीतिक संरचना को बदलकर शक्तिशाली मिलिशिया जैसा बना दिया। मुजाहिदीन कभी एकजुट थे, लेकिन राजनीतिक विभाजन के कारण उन्हें अगले कदमों पर असहमति का सामना करना पड़ा। 1990 के दशक में गृह युद्ध बढ़ा, जिससे तालिबान उभरा और 1996 में उसने अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर इस्लामी अमीरात स्थापित किया। बाद में उन्होंने कड़े इस्लामी कानून लागू किए, जिनमें महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध और छोटे अपराधों के लिए अंग विच्छेदन की सजा शामिल थी। उसी वर्ष ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान पहुंचे और अल कायदा के लिए एक आधार स्थापित किया। तालिबान ने पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा जमा लिया। हालांकि काबुल के उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में कुछ इलाकों में प्रतिरोध जारी रहा। 11 सितंबर हमलों के बाद अफगानिस्तान पश्चिमी मीडिया और अमेरिकी सरकार के ध्यान में आया। 2001 के हमले में 4 अमेरिकी जेटलाइनरों का अपहरण हुआ, जिन्हें पेंटागन और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सहित प्रमुख इमारतों से टकरा दिया गया। अल कायदा को हमले का जिम्मेदार माना गया, जबकि 19 शामिल लोगों में से कुछ अफगानिस्तान में प्रशिक्षित थे। 7 अक्टूबर 2001 को 9/11 के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने घोषणा की कि अफगानिस्तान में अल कायदा और तालिबान के खिलाफ वैश्विक आतंकवाद विरोधी युद्ध के तहत हवाई हमले शुरू हो गए हैं। अफगानिस्तान युद्ध के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम नाम इस्तेमाल किया गया। इसके उद्देश्य में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों व बुनियादी ढांचे को नष्ट करना, आतंकवादी नेताओं को पकड़ना और सभी आतंकवादी गतिविधियों को रोकना शामिल था। शुरुआत में अमेरिका ने अल कायदा और तालिबान नेताओं को सौंपने की मांग की, जिसमें मुल्ला मोहम्मद उमर भी शामिल थे। मांग ठुकराने पर अमेरिका ने प्रतिशोध की योजना बनानी शुरू की। अमेरिकी नेतृत्व ने अफगानिस्तान में उग्रवादियों के खिलाफ युद्ध शुरू करने और उसे सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आवश्यक कदमों की योजना बनानी शुरू कर दी, परंतु यह आसान नहीं था।
अफगानिस्तान एक विशाल देश था जिसमें पहाड़, रेगिस्तान और दूरस्थ घाटियां शामिल थीं। यह तय करने में कि कहां और कैसे हमला करना है कुछ समय लगा, क्योंकि सोवियत संघ को 1970 के दशक के अंत में हुए आक्रमण में कठिन भूभाग और मौसम की वजह से परेशानी हुई थी। सितंबर 2001 के अंत में जॉब्रेकर्स नामक एक CIA टीम देश पहुंची और तालिबान विरोधी सहयोगियों के साथ मिलकर यह योजना बनाने लगी कि शासन को कैसे उखाड़ा जाए। उत्तरी गठबंधन अमेरिका का एक उपयोगी सहयोगी बन गया, साथ ही देश के दक्षिण में रहने वाले तालिबान विरोधी पश्तूनों का समूह भी। अमेरिका और ब्रिटेन के विशेष बलों ने अपने नए अफगान सहयोगियों को उपकरण व प्रशिक्षण देकर 7 अक्टूबर 2001 को तालिबान पर पहला हमला किया। इस हमले के दौरान अमेरिकी वायुसेना के बम वर्षक और अमेरिकी नौसेना के हमलावर बम वर्षक तालिबान की सैन्य और संचार सुविधाओं पर हमला करने के लिए भेजे गए। साथ ही उनके कई प्रशिक्षण शिविरों पर भी हमला किया गया। कंधार शहर को इस ऑपरेशन के दौरान बमबारी की गई, क्योंकि यह तालिबान के कई गढ़ों और उनके साथ काम करने वाले गैर अफगानों के निवास स्थान का घर था। अमेरिका ने तालिबान नेता मुल्ला उमर पर भी हमला करने की उम्मीद की थी। हालांकि मुख्य उद्देश्य तालिबान की वायु रक्षा को निष्क्रिय करना था, जिसे हमले के अंत तक हासिल कर लिया गया। 19 अक्टूबर को ऑपरेशन राइनो के तहत कंधार के आसपास के क्षेत्र पर कई विशेष ऑपरेशन इकाइयों, जिनमें 75वां रेंजर रेजिमेंट भी शामिल था, द्वारा एक संयुक्त विशेष ऑपरेशन कमांड हमला किया गया। ऑपरेशन राइनो का लक्ष्य कंधार से 100 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करना था, जिसे बाद में कैंप राइनो कहा जाएगा। इस क्षेत्र पर कब्जा करने से अमेरिका को मुल्ला उमर के पास के घर पर एक अलग हवाई हमले का समर्थन करने की अनुमति मिलती। हवाई क्षेत्र में एक सूखी झील के तल पर बने 6.4 फुट लंबे पक्के रनवे को शामिल किया गया था। वहां कोई बहता पानी या अधिक इमारतें नहीं थीं, क्योंकि पहले यह संयुक्त अरब अमीरात के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के शिकार शिविर के रूप में निर्मित हुआ था। परंतु 2001 के हमले के समय की खुफिया सूचना से पता चला कि इसका उपयोग संभवतः नहीं हो रहा था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल टॉमी फ्रैंक्स ने कहा कि इस ऑपरेशन का एक लाभ यह होगा कि अमेरिका तालिबान को शासन के केंद्र में आश्चर्यजनक हमला करने की क्षमता दिखा सकता है। वे उत्तरी गठबंधन द्वारा अधिगृहित शहरों से भी ध्यान खींचेंगे। अमेरिकी वायुसेना ने जमीन पर सैनिकों को तैनात करने से पहले हवाई क्षेत्र के आसपास के कई लक्ष्यों पर हमला किया, जिसमें रिपोर्टों के मुताबिक लगभग 11 तालिबान लड़ाके मारे गए और कई उस वक्त क्षेत्र से भाग गए। इसके बाद जमीन पर सैनिकों को भेजा गया, जिसमें रेंजर्स के एक समूह ने क्षेत्र को सुरक्षित किया और रणनीतिक रक्षात्मक स्थिति स्थापित की। अमेरिकी टीमों को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और कोई हताहत नहीं हुआ। मिशन 5.5 घंटे से कम समय में पूरा हुआ। अगले दिनों में हवाई पट्टी के आसपास एक शिविर स्थापित किया गया और अमेरिकी मरीन यूनिट को सौंप दिया गया। एशिया ऑपरेशन के दौरान कैद की गई वीडियो फुटेज को अमेरिका में सकारात्मक प्रचार के रूप में वितरित किया गया। इसी दौरान सेना ने उत्तर और उत्तर पूर्व के इलाकों पर फिर से कब्जा करने की कोशिश शुरू की, जब 9 सितंबर को अल-कायदा ने उत्तरी गठबंधन के नेता की हत्या कर दी थी। से अमेरिका ने जनरल फहीम खान और बिस्मुल्लाह खान को उत्तरी गठबंधन के नए नेताओं के रूप में स्थापित किया। कैंप राइनो पर कब्जा करने के बाद अमेरिकी सैनिक उत्तरी गठबंधन और तालिबान के बीच वर्षों से चल रहे गतिरोध को स्पष्ट रूप से देख सके, जो अमेरिकी आक्रमण से पहले से ही जारी था। उत्तरी गठबंधन के पास शमलई मैदानों पर एक पुराना सोवियत हवाई अड्डा था, जिसे तालिबान माइनफील्ड्स के कारण नहीं पहुंच सकता था। अमेरिका द्वारा दुश्मन पर हवाई हमलों से स्थिति का बोझ कम हुआ। कई हफ्तों तक चली इस बमबारी में सैकड़ों तालिबान लड़ाके मारे गए, उनकी सहायता बाधित हुई और कमांड को भारी नुकसान हुआ। 13 नवंबर को उत्तरी गठबंधन ने हमला शुरू किया और उसी दिन बिना किसी घटना के काबुल पर कब्जा कर लिया। शहर का पुनः कब्जा होने से तालिबान और अल-कायदा के सदस्य दक्षिण में कंधार की ओर जाने को मजबूर हुए। नवंबर के महीने के दौरान तालिबान द्वारा और भी चौकियों को छोड़ दिया गया,
जिन्होंने अक्सर कंधार की ओर भागने का विकल्प चुना। मज़ार-ए शरीफ शहर को तालिबान के नियंत्रण से वापस लेने के प्रयास 17 अक्टूबर को शुरू हुए, परंतु शहर के लिए लड़ाई नवंबर तक नहीं हुई। इसके पहले के दिनों में उत्तरी गठबंधन के सैनिक शहर की ओर बढ़े, फोन लाइनों को काट दिया, जबकि 2 नवंबर को ग्रीन बैरेट्स और सीआईए की टीम ब्रावो के कई सदस्य उत्तरी गठबंधन के जनरल मोहम्मद अत्ता नूर और उनके आदमियों का समर्थन करने के लिए दारी अल बलग घाटी में पहुंचे। अगले कुछ दिनों में कई गांवों को तालिबान के नियंत्रण से छुड़ा लिया गया। कुछ समय बाद अमेरिका ने मज़ार-ए शरीफ में पर्चों द्वारा प्रचार शुरू किया और रेडियो फ्रीक्वेंसी दी, जहां नागरिक अमेरिकी घटनाओं का संस्करण सुन सकते थे। विशेष बलों ने शहर के चारों ओर लेजर डिजाइनर लगाए, जिससे लक्ष्यों को निर्देशित गोला बारूद से मारा जा सके। 7 और 8 नवंबर को अमेरिकी बम वर्षकों ने मज़ार-ए शरीफ की लड़ाई की तैयारी में तालिबान रक्षकों पर हमला किया, जो शहर के दक्षिणी छोर पर चेशमे शफ़ा और हाजीगक पास पर इकट्ठा हुए थे। एक पूर्व तालिबान कमांडर मोल्फी अब्दुल अखुंदजादा ने बाद में याद किया कि जब बमबारी शुरू हुई, वह मज़ार-ए शरीफ के पास अग्रिम पंक्ति में लगभग 400 लड़ाकों की कमान संभाल रहा था। बमों ने हमारे लोगों को ऐसे काट दिया जैसे कोई फसल काटने वाला गेहूं की कटाई कर रहा हो। शरीर के अंग अलग अलग हो गए थे। बम विस्फोटों से योद्धाओं के कान और नाक से खून निकल रहा था। हम मृतकों को दफना नहीं सके। हमारी सहायता बल अपनी खाइयों में मारे गए। उद्धरण समाप्त। 9 नवंबर को मज़ार-ए शरीफ के लिए लड़ाई शुरू हुई, जब सीआईए ने तंगी पास में तालिबान पर हवाई हमले की, जो बाल्क घाटी से शहर की ओर जाता है। प्रतिशोध में तालिबान ने सोवियत आक्रमण से बचे हुए BM-21 स्क्रैड बहु रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट दागे। इस दौरान उत्तरी गठबंधन ने घोड़ों और पिकअप ट्रकों का उपयोग करके अपना आक्रमण शुरू किया। कुछ घंटों बाद वे बल शहर के प्रमुख सैन्य ठिकाने और हवाई अड्डे पर कब्जा करने बढ़े। शहर के भीतर उन्हें हल्का प्रतिरोध मिला और गांवों के बाहर के नियंत्रण केंद्रों पर हमले के बाद तालिबान कुंदुज की ओर भागने लगे, ताकि पुनः संगठित हो सके और रणनीति बना सके। शहर के लिए लड़ाई में 400 से 600 लोग मारे गए, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इनमें कितने नागरिक और कितने तालिबान थे। करीब 1500 तालिबान ने सरेंडर किया या गिरफ्तार हुए। तालिबान के जाने के बाद भी लड़ाई जारी रही, क्योंकि अगले दिनों में सैकड़ों पाकिस्तानी स्वयंसेवक सूफी मोहम्मद द्वारा एकत्रित और भर्ती किए गए थे, जो एक सुन्नी इस्लामवादी थे और पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने वाले उग्रवादी समूह के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। कई स्वयंसेवक किशोर लड़के थे और वे सुल्तान रज्जी गर्ल्स स्कूल में आ गए थे, जिसे एक बैरक में बदल दिया गया था। आने वाले दिनों में सैकड़ों स्वयंसेवक मारे गए और हालांकि उत्तरी गठबंधन ने बातचीत की पेशकश की, उन्हें बार बार ठुकरा दिया गया। नागरिकों के घायल होने और शांति दूतों की हत्याओं के बाद उत्तरी गठबंधन के सदस्यों ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे शहर में घंटों गोलीबारी होती रही। बाद में दीवार पर कभी हार मत मानो और पाकिस्तान के लिए मर जाओ जैसे शब्द लिखे हुए पाए गए। गोलीबारी के बाद अमेरिकी नेतृत्व ने बमबारी के लिए इमारत को मंजूरी दी। मज़ार-ए शरीफ की लड़ाई के अंत की भारी आलोचना हुई। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने आरोप लगाया कि उत्तरी गठबंधन के सैनिकों ने आत्मसमर्पण करने की कोशिश करने पर स्वयं सेवकों का नरसंहार किया था। दावों के मुताबिक स्वयं सेवकों को बमों का पता चला और वे भागने लगे, लेकिन उत्तरी गठबंधन के सदस्यों ने उन्हें गोली मार दी, जिससे 900 में से 800 की जान चली गई। सिएटल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भर्ती किए गए कई लड़के युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। वे बस खेत के लड़के थे, जिनमें से कई अशिक्षित और गरीब थे। सूफी मोहम्मद ने पिकअप ट्रकों पर लगे लाउड स्पीकरों का उपयोग करके अपना संदेश प्रसारित किया। अनुभवहीन और कमजोर लोगों को अपने भगवान के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा, उद्धरण, उद्धरण। जो भगवान के लिए लड़ते हुए मरते हैं, वे मरते नहीं हैं। जो लोग जिहाद पर जाते हैं, वे स्वर्ग में हमेशा के लिए जीवित रहते हैं। उद्धरण समाप्त।
समुदाय के एक व्यक्ति ने कहा कि लड़के जीवन से असंतुष्ट होकर आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हुए। उत्तरी गठबंधन के नेताओं ने अपनी ओर से सैकड़ों स्वयंसेवकों के भाग्य के बारे में अलग अलग स्पष्टीकरण दिए। एक ने कहा कि सभी लड़के बमबारी में मारे गए। दूसरे ने कहा कि कुछ विस्फोटों से बचने के बाद अपने घावों के कारण मर गए। एक जेलर ने आरोप लगाया कि एक सड़क दुर्घटना में कम से कम 43 लोगों की जान चली गई। एक युवा कमांडर ने बताया कि कुछ लड़कों को गुलाम के रूप में रखा जा रहा था, जबकि दूसरे ने कहा कि महीनों में करीब 1500 लड़कों को ले जाया गया था। विवाद के बावजूद पकड़े गए लड़कों के लिए बहुत कम किया गया। रेड क्रॉस कर्मियों, संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों और अमेरिकी सैनिकों ने इसे एक जटिल स्थिति बताया, क्योंकि वे सहयोगियों को अलग नहीं करना चाहते थे। कुछ लड़कों को बाद में परिवारों द्वारा फिरौती देने के बाद छोड़ दिया गया। फिर भी शहर पर कब्जा एक सफलता थी। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मानना था कि अगले वर्ष तक मज़ार-ए-शरीफ का नियंत्रण वापस हासिल नहीं किया जा सकेगा। रणनीतिक रूप से शहर को फिर से कब्जा करना अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक बड़ा लाभ था, क्योंकि इससे आपूर्ति मार्गों को फिर से खोलने की अनुमति मिली। यह लड़ाई तालिबान की पहली बड़ी हार मानी गई और शहर के पुनः कब्जे के बाद लड़कियों के स्कूल का पुनर्निर्माण किया गया। कंधार दक्षिण में अमेरिकी नेतृत्व का अगला लक्ष्य बना, जहां कई तालिबान भाग गए थे, जिसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया गया। कई सैन्य योजनाकारों का मानना था कि यह शहर सबसे कठिन होगा, आंशिक रूप से क्योंकि यह देश के उत्तर में उत्तरी गठबंधन के गढ़ों से मीलों दूर था, लेकिन यह भी क्योंकि यह तालिबान का आध्यात्मिक घर था, साथ ही इसका राजनीतिक केंद्र भी था। अब अटकलें थीं कि कंधार पर कब्जा वसंत तक टल सकता है, क्योंकि अमेरिका और यूके के पास वहां काम करने के लिए बहुत कम अफगान साथी थे। नवंबर की शुरुआत में 2 विशेष बल इकाइयां शहर की विपरीत दिशाओं से आगे बढ़ी, रास्ते में अपने सहयोगियों का समर्थन लेते हुए। एक विशेष बल टीम ने 14 नवंबर को तारिनकोट गांव के पास से अपनी यात्रा प्रारंभ की। यहां उन्होंने हामिद करजई से मुलाकात की, जो बाद में अफगानिस्तान के 7वें राष्ट्रपति बने। 2001 में उनके पास तालिबान विरोधी 35 सैनिकों का एक छोटा समूह था, जो बाद में 800 तक बढ़ गया। करजई ने गांव के बुजुर्गों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन तारिनकोट में उनके ठहरने के 2 दिन बाद तालिबान ने उनकी जान लेने के लिए सैकड़ों लोगों को भेजा, क्योंकि वे उन्हें अपनी सत्ता के लिए खतरा मानते थे। करजई ने तालिबान की प्रगति रोकने के लिए अपने लोगों को भेजा, लेकिन उन्होंने अमेरिकी सैनिकों पर भारी निर्भरता दिखाई, जो संख्या में उनके अनुयायियों से अधिक थे। मयासकुंदी अमेरिकी विमानों ने तालिबान के काफिलों पर बमबारी की, जबकि करजई समर्थक सैनिकों ने जमीन पर दुश्मन का सफलतापूर्वक सामना किया। अमेरिकी हवाई हमले से चौंककर तालिबान पीछे हट गए। अगले दिनों में अमेरिकी सैनिकों ने करजई के लोगों को जल्द से जल्द सुसज्जित और तैयार करना शुरू किया। 2 दिसंबर को अमेरिकी और करजई के सैनिक सईद अलीम कलेई गांव की ओर दक्षिण में बढ़े, जहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुल था। करजई पर दबाव बढ़ाने वाला तथ्य था कि उन्हें अंतरिम अफगान सरकार का प्रमुख चुना गया था, इसलिए विशेष बल कंधार को सुरक्षित करने और करजई को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए दृढ़ थे। उनके लोग पुल के पूर्वी छोर पर तालिबान सैनिकों को हरा सके, परंतु पुल अधिक मजबूती से सुरक्षित होने के कारण वे उसे पार नहीं कर पाए। अमेरिका ने हवाई समर्थन का आह्वान किया, परंतु तालिबान ने पुल पर नियंत्रण बनाए रखा। आने वाले दिनों में वे दुश्मन बलों पर हमले जारी रखेंगे ताकि तालिबान को और पीछे धकेला जा सके। 4 दिसंबर को अफगान सहयोगियों ने एक पूर्ण हमले की तैयारी शुरू कर दी। करजई के लोग और अमेरिकी सैनिक हथियारों से लदे ट्रकों में सवार हो गए। पुल के विपरीत दिशा में स्थित रिज पर हमला करने के लिए हवाई हमले बुलाए गए, लेकिन तालिबान ने भारी गोलीबारी से जवाब दिया। थोड़ी देर बाद करजई के लोगों ने दुश्मन बलों पर गोलीबारी शुरू की, जिससे वे पीछे हटने लगे। तालिबान ने पुल पर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन बार बार की गई गोलीबारी ने उन्हें पीछे हटा दिया। अमेरिका ने हवाई हमले जारी रखे और कुछ ही घंटों में तालिबान को महसूस हुआ
कि वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने पीछे हटना शुरू किया। वे कई किलोमीटर पीछे हट गए, जिससे करजई के लोगों को पुल सुरक्षित करने का मौका मिल गया। हालांकि अगले दिन अमेरिका को एक महत्वपूर्ण झटका लगा जब एक भटकी हुई बम उनके अपने स्थान पर गिर गई, जिससे 3 सैनिक मारे गए और कई घायल हुए। घायल सैनिकों की चिकित्सकों द्वारा देखभाल की गई। वहीं प्रतिस्थापन के रूप में एक और विशेष बल टीम लाई गई। यह अमेरिका द्वारा झेली गई सर्वाधिक गंभीर हानि और मित्रवत आग की सबसे बुरी घटना थी। इस बीच करजई तालिबान बलों के साथ समझौते कर रहे थे, जिन्होंने कंधार शहर आत्मसमर्पण करने का विकल्प चुना था। 6 दिसंबर को अफगान सहयोगी उस क्षेत्र में प्रवेश करने लगे। दूसरी विशेष बलों की टीम, जो शहर के दक्षिण से आ रही थी, ने इसी तरह से आगे बढ़ते हुए 18 नवंबर को पाकिस्तान सीमा के पास शिन नराई घाटी के माध्यम से प्रवेश किया था, इससे पहले कि वे तालिबान विरोधी नेता गुल शाहजई से मिले, जो कभी कंधार के गवर्नर थे। 21 नवंबर को शाम में शाहजई ने अपने भाई के नेतृत्व में एक छोटा दल शहर में तालिबान से समर्पण वार्ता के लिए भेजा। सब कुछ तब बिगड़ गया जब वे पहुंचे और उनका सामना गोलियों से हुआ। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। शाहजई ने शहर पहुंचने से पहले लड़ाई से बचने के लिए अपनी आगे की यात्रा का मार्ग बदलने का विकल्प चुना, ताकि उनके लोगों की ऊर्जा खत्म न हो और उनके संसाधनों का अनावश्यक उपयोग न हो। उसके बाद वे निकटवर्ती तालिबान गढ़ से आगे बढ़कर अर्गेस्तान जिले में प्रवेश किए। 22 नवंबर की सुबह उनके लोग लगभग 100 वाहनों के काफिले में बाल्ख प्रांत के तख्तेपोल गांव की ओर यात्रा कर रहे थे। मार्ग में उन्हें न्यून प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। शाहजई ने हाईवे 4 के पास एक घाटी में पहुंचकर, जो गांव से 3 मील दूर थी, तालिबान के साथ फिर से समझौता करने का प्रयास किया। अमेरिकी सेना ने एक बार फिर तालिबान द्वारा हमले का सामना किया, जिन्होंने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था। अमेरिकी विशेष बलों ने हमले को रोकने के लिए हवाई सहायता मांगी। शाहजई के लोग पीछे हटने में सफल रहे, लेकिन इससे पहले तालिबान हाईवे 4 के साथ आगे बढ़ने लगे और भारी मशीन गन और आरपीजी से फायरिंग की स्थिति में आ गए। अमेरिकी सैनिकों ने लड़ाई का नेतृत्व किया, सहयोगियों को निर्देशित किया और हवाई समर्थन बुलाया, जिससे तालिबान पीछे हटने और गांव छोड़ने को मजबूर हुआ। 24 नवंबर की अगली सुबह शाहजई के लोग गांव में घुस गए। उन्होंने कंधार चमन राजमार्ग को 2 हिस्सों में विभाजित कर उत्तर और दक्षिण में चेक पॉइंट स्थापित किए। अमेरिकी सैनिकों ने आने वाले दिनों में कंधार हवाई इलाका है हवाई अड्डे की ओर एक निगरानी चौकी स्थापित की। वे दुश्मन बलों को देख सकते थे और हवाई हमले का आदेश देकर तालिबान को अपने रास्ते से हटा सकते थे। तालिबान ने जवाबी हमला किया, दृष्टिकोण और गांव पर तोप के गोले और रॉकेट भेजे, लेकिन लगातार बमबारी बहुत अधिक थी और यह उनके संकल्प को कमजोर करने लगी। कुछ तालिबान समूह स्पिन बुलदक शहर की ओर बढ़ गए और शाहजई के आदमियों के पास रक्षात्मक स्थिति ले ली। रिपोर्ट के अनुसार वे ज्यादा खतरा नहीं लग रहे थे और अमेरिकी मरीन की एक टीम के कैंप राइनो में रक्षात्मक स्थिति लेने के बाद वे और भी कम हो गए। दिसंबर की शुरुआत तक अमेरिका और शाहजई के आदमी कंधार शहर को लेने की तैयारी कर रहे थे। तालिबान ने कंधार के पास सूखी नहरों से अचानक हमले करने का प्रयास किया, लेकिन उनके हमलों को आसानी से खदेड़ दिया गया। अफगान सहयोगियों ने कई दुश्मन की स्थिति पर कब्जा कर लिया। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने हवाई क्षेत्र पर हमला शुरू किया, भारी प्रतिक्रिया की उम्मीद में, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि तालिबान ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। शाहजई को सूचित किया गया कि तालिबान ने करजई के साथ समझौते के बाद शहर छोड़ दिया। शाहजई एक छोटे सुरक्षा दल और कुछ अमेरिकी टीम के साथ अपने पुराने घर की ओर बढ़े। अगले दिन बाकी सैनिक उनसे जुड़ गए और राज्यपाल के घर में रुके। इस दौरान करजई ने शाहजई को उनके पिछले पद पर बहाल किया। कंधार को 6 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर सुरक्षित किया गया, जिससे शत्रु बलों को अफगानिस्तान के ग्रामीण इलाकों या पाकिस्तान सीमा पार धकेल दिया गया। अफगानिस्तान में 2 दशकों तक युद्ध जारी रहा। इस दौरान कंधार कम से कम 2 और हमलों का शिकार हुआ। 7 मई
2011 को तालिबान ने शहर पर नियंत्रण वापस लेने के लिए पहला हमला शुरू किया। इस संघर्ष को वर्ष का सबसे बड़ा तालिबान हमला माना जाता है, जिसमें 40 से अधिक लोगों की मौत हुई और कम से कम 50 लोग घायल हुए। इसने अमेरिका और अफगानिस्तान में तालिबान विरोधियों को संकेत दिया कि ओसामा बिन लादेन की हालिया मृत्यु और पिछले दशक की जनशक्ति हानि ने विद्रोही समूहों पर कोई असर नहीं डाला था। 7 मई 2011 की सुबह तालिबान के सदस्यों ने गवर्नर के कार्यालय पर आरपीजी दागे, इससे पहले कि वे चौकियों, पुलिस भवनों और स्थानीय कार्यालयों पर और हमले करें। ज्यादातर अपराधों में आत्मघाती हमलावरों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन योजना में मदद के लिए सशस्त्र पैदल सैनिक भी शामिल थे। 2 दिनों तक तालिबान ने कंधार शहर में तबाही मचाई, इमारतों पर बमबारी की, नागरिकों और पुलिस को घायल किया और अन्य अफगानों को मार डाला। हालांकि दुश्मन बलों को भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और अंततः शहर से खदेड़ दिया गया। अफगान पुलिस ने एक होटल में 20 से ज्यादा आतंकियों को घेर कर मारने में सफलता पाई। केवल 2 बच पाए। अंतिम 2 ने आत्मसमर्पण नहीं किया। पुलिस ने एक को गोली मारी, जबकि दूसरा आत्मघाती जैकेट पहनकर मारा गया। एक तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि ये हमले बिन लादेन की मौत के प्रतिशोध में नहीं थे, जैसा कि अनुमान लगाया गया था। वे केवल तालिबान की योजनाओं का अंग थे। कंधार की तीसरी लड़ाई 9 जुलाई 2021 को हुई, जब तालिबान ने फिर से शहर पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया। अफगान सेना और तालिबान के बीच हफ्तों की लड़ाई के बाद शहर में कई सैनिक थक कर भाग गए ताकि दुश्मन के हाथ न लगे। अमेरिकी सैनिकों की वापसी से कई कस्बे और शहर असुरक्षित और कमजोर रक्षा के साथ रह गए थे, खासकर तालिबान के हमलों के बाद। कंधार से तालिबान को रोकने के प्रयास नागरिकों की मौजूदगी से बाधित हुए, जो कभी कभी गोलीबारी में फंस जाते थे, जिससे 11,000 परिवार शरणार्थी शिविरों में जाने को मजबूर हुए। 5 अगस्त को नागरिकों को शहर खाली करने को कहा गया। खाद्य, हथियार और गोला बारूद की कमी ने अफगान रक्षा को काफी कमजोर बना दिया और 15 अगस्त तक तालिबान ने शेष रक्षा को तोड़ दिया था और अफगानिस्तान का पतन हो गया था। कंधार की प्रारंभिक लड़ाई अमेरिका, उसके सहयोगियों और तालिबान विरोधी अफगान नेताओं के लिए एक बड़ी सफलता और उस समय आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। विश्लेषकों ने तालिबान को गिराने में गहन प्रशिक्षण, समर्पण, अग्निशक्ति और अन्य अफगानों के साथ सहयोग को महत्वपूर्ण बताया है, जो अफगानिस्तान पर अमेरिकी आक्रमण के कुछ महीनों बाद हुआ। लेकिन जैसा हम जानते हैं, यह ज्यादा देर नहीं चला। 2012 में अमेरिकी और अफगान अधिकारियों ने देश से अमेरिकी सेनाओं के निकास की योजना बनानी शुरू की। मई में 2 देशों ने आर्थिक और सुरक्षा सहयोग के ढांचे को तैयार किया, जब 2014 में नाटो सैनिकों के वापस लौटने के साथ अमेरिका ने आगे अफगानिस्तान सरकार को सैन्य सहयोग देने का वचन दिया। समझौते ने अमेरिकी और नाटो सैनिकों की प्रशिक्षण और सलाह में मदद करने की स्थिति का उल्लेख नहीं किया, लेकिन एक अलग द्विपक्षीय सुरक्षा समझौता इस प्रश्न का उत्तर देगा। हालांकि यह समझौता तब तक नहीं हुआ जब तक कि 2014 के अंत में अशरफ गनी को सितंबर में अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ नहीं दिलाई गई। अमेरिका और नाटो ने दिसंबर में लड़ाकू मिशन समाप्त किया, लेकिन लगभग 13,000 सैनिक पीछे रहे, जब तक कि 2020 और 2021 में उन्हें देश से बाहर नहीं किया गया। जैसा पहले उल्लेख किया गया, 2021 की कंधार की लड़ाई ने तालिबान के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिकी समर्थन के बिना अफगानिस्तान फिर से तालिबान के नियंत्रण में आ गया और आज भी उसी अधीन है। अफगानिस्तान में व्यापक युद्ध 19 साल और 10 महीने तक चला और इसमें 2,12,000 लोगों की मौत हुई, जिसमें 46,000 से अधिक नागरिक शामिल थे। परंतु युद्धोत्तर परिस्थितियां किसी प्रकार और भी खराब है। देश इस समय मानवता के सबसे भीषण संकटों में से एक झेल रहा है।
तालिबान अपने विरोधियों को अवैध रूप से गिरफ्तार कर रहा है, उन्हें यातनाएं दे रहा है, बिना निशान के गायब कर रहा है और अल्पसंख्यकों के साथ भारी भेदभाव कर रहा है। महिलाओं और लड़कियों के अधिकार खतरे में हैं और गरीबी बढ़ रही है। कई परिवार अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप देश को तबाह कर दिया है और सैकड़ों परिवारों को विस्थापित कर दिया है। खाद्य असुरक्षा और अकाल व्यापक है और चीजें केवल और खराब होने वाली हैं। 2022 में यूएन के मानवीय प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्स ने कहा कि गरीबी और खाद्य असुरक्षा अफगानिस्तान में लंबे समय से समस्याएं रही हैं, परंतु तालिबान के कब्जे के बाद स्थिति और बिगड़ गई है।